जय हिंद, नमस्ते। क्या मंडे से आपका कॉलेज का एग्जाम है और क्लास, कोई बात नहीं, एग्जाम पे फोकस कर लो। नहीं शुभम को उसके आपको अगर ऐसा गड़बड़ हो गई है वो या तो उसको हटाई देते हैं, डिलीट मार देते हैं। तो फाइन। सो नमस्ते आगे सारी जनता हमारी रिपीट हुई आवाज रुक जाओ। अभी वो फ्री होगा। एक सेकंड। चलिए फाइन। जय हिंद, नमस्ते। सो आज का अपना टॉपिक होगा वोल्केनो और हमारा अर्थक्वेक। ये तो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके साथ में अगर टाइम परमिट करता है तो फिर हम रॉक्स की चीजें भी पढ़ेंगे अगर हुआ तो, वरना फिर नहीं खत्म कर दूंगा बिकॉज पहला हफ्ता था आपके लिए, राइट? तो उतना कुछ नहीं करना है, ठीक है, चलेगा, आराम से पढ़ो आप। और दूसरा आपका टेस्ट भी है कल इवनिंग में, सो मेक श्योर आप रिवाइज भी करें जितना आपने पढ़ा है। अभी वॉइस ठीक है, बता दो मुझे, ऑडिबल ऑडिबल अभी? ओके। आकाश मिश्रा जानवर करो, आकाश मिश्रा। जरा नहीं, आकाश मिश्रा unmute। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं दोस्त। सो कुछ हमारे जो फिनोमेना हमने कल देखे थे कि अगर हमें आर्ट के बारे में पढ़ना है, राइट, तो वो कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से हम आर्ट के इंटीरियर के बारे में पढ़ सकते हैं। जहां पे हमने देखा था कि हमको आर्ट के इंटीरियर के बारे में चीजें जानना है, आर्ट के इंटीरियर के बारे में अगर आपने को पढ़ना है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सोर्सेज देखने हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज देखने हैं, वो हम हमने कल की लास्ट क्लास में देखा हुआ था, राइट? तो उसी में जो हमने जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिसमें अर्थक्वेक था एक, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कल क्लास में हमने प्लेट्स देखा था कि हमारे पूरी दुनिया को अगर हम कई प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? और वो अलग अलग प्लेट्स में आज भी मूवमेंट आपकी हो रही है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पर प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, वहां पर फोल्ड माउंटेन्स आपके बन रहे हैं, जहां पर वो दूर दूर जा रही हैं, वहां पर कुछ और चीजें हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म आपका है, इसलिए हमारी अलग प्लेट बाउंड्री है। तो ऐसे करके हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में भी हमने देखा हुआ था। अभी हमारा दो टॉपिक है पढ़ने वाला, एक है हमारा वोल्केनो और अर्थक्वेक। सीरियस एनडीए से लेकर हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए पढ़ने का, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो नेचुरल कैविटीज अगर आप देखोगे तो जमीन के लेवल पर अर्थक्वेक आता है, राइट, वोल्केनो आता है, पानी के लेवल पर आपको सुनामी देखने को मिलता है, जिसको आप हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर के नाम से भी जानते हो। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। सो सुनामी एक प्रकार का हमारा होता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, और सुनामी आने में भी मेजर रोल कहीं ना कहीं अर्थक्वेक का होता है। अर्थक्वेक कंट्रीब्यूट करता है आपके सुनामी आने में, राइट? और एक और चीज, हमें लगता है कि भैया अर्थक्वेक यहाँ आ गया, उसने काफी डिस्ट्रक्शन कर दिया, बट मेजर अर्थक्वेक जो हमारे आते हैं वो आपके पानी में आते हैं। मैक्सिमम अर्थक्वेक अगर आप देखोगे तो वो हमारे पानी में आते हैं, राइट? पानी में आने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अर्थक्वेक हमें पता भी नहीं होते कि अर्थक्वेक आए हुए हैं। एक मिनट, फोन सॉरी, रवि करना, घर से फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ मेरे क्लास में हाँ हाँ जी, चलो। सो हमारा जो, अगर हम पानी के डिजास्टर की बात करें, दैट इज हमारा सुनामी, लेकिन उस सुनामी में भी हमारा अर्थक्वेक का कहीं ना कहीं दोस्त मेजर रोल होता है। ओके, सो उसी अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्जैक्टली कैसे हमारा क्या चीजें होती हैं। तो जो स्टडी होती है सीस्मिक वेव की, जो आपके अर्थ के इंटीरियर के बारे में आपको कहीं ना कहीं पिक्चर देती है या कहानी बताती है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक का सिंपल मतलब क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ पर। ये आपके डिजास्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, देख सकते हो एक बार। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हमारे पैंडेमिक, जैसे अभी आपका कोविड वगैरह हो गया, राइट? आपके हमारे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर में मौसम खराब के ऊपर, जैसे आपका फ्लड हो गया, क्लाउड बस्ट हो गया, लाइटनिंग हो गई, साइक्लोन हो गए, ड्रॉट हो गए। ये सारे हमारे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर हैं, मौसम संबंधी डिजास्टर है। ये मौसम पर ये चीजें निर्भर करती हैं कि मौसम खराब है, उस पर आपकी चीजें हमारी डिपेंड कर रही हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या होगा आपका, जैसे मान लो पैंडेमिक वगैरह हो गया, जिसमें मान लो कुछ भी आपका कोई कोविड हो गया, कुछ भी वैसा हो। तो अलग अलग प्रकार के हमारे डिजास्टर होते हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफी में मेजरली दो प्रकार के डिजास्टर पढ़ने होते हैं। पहला हमारा वोल्केनो है, दूसरा हमारा वाला अर्थक्वेक। पहले पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, सॉरी, पहले पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। सो मेरे भाई अर्थक्वेक का सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, अर्थक्वेक का सिंपल मतलब होता है शेकिंग ऑफ अर्थ, कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है भैया जी, उस पृथ्वी का शेक करना, पृथ्वी के शेक करने को हम बोलते हैं क्या, पृथ्वी के शेक करने को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब ये शेक क्यों करती होगी, राइट? ये शेक करती होगी बिकॉज ऑफ एनर्जी, है ना? कहीं पर भी अगर कोई चीज में मूवमेंट आपको दिख रही है मेरे भाई, तो वो वहां पर मेन रीजन क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होगी, कहीं पर समवेयर एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होगी, बिकॉज ऑफ दैट आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, राइट? अभी जो एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी बेसिकली हमारी कहां पर रिलीज होती है, जिस जगह पर रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फॉल्ट, कि कहीं पर जमीन के अंदर फॉल्ट होता है, और उस फॉल्ट से क्या होता है, वहां से एनर्जी निकलना शुरू करती है, राइट? और वहां से फिर चारों डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है कि कैसे हमारा एनर्जी मूव कर रही है। ये जो फॉल्ट या जिस पोजीशन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये जमीन के अंदर होता है, इसी को हम फोकस कहते हैं, या प्यार से इसी को हम हाइपो सेंटर के नाम से जानते हैं। दिस इज फोकस या फिर हाइपो सेंटर, इसी को हम बोलते हैं। सो हाइपो सेंटर आप इसको बोलो या इसको आप फोकस बोलो, ये वो जगह होती है जमीन के अंदर जहां पर फॉल्ट होता है, जहां पर प्लेट्स टकराती हैं, जहां पर एनर्जी निकलना, एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है, एनर्जी चारों डायरेक्शन में मूव करती है, जो एनर्जी जमीन तक आ जाती है वो एनर्जी हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? और फिर हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, या हमें अर्थक्वेक जैसा फील होता है। ये है पूरी हमारी कहानी कि अर्थक्वेक में एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते क्या, सिंपल, राइट? आइए, सो जरा यहाँ से जरा समझते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, राइट? अर्थक्वेक के ऊपर जो हमारी वेव्स वगैरह होती हैं, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि जरा बताओ अंदर से कौन सी वेव, बाहर से कौन सी वेव, सबसे तेज कौन सी वेव, उसके बाद स्लो कौन सी वेव, ये चीजें हमें पढ़नी है, राइट? और एक और चीज ये भी ध्यान रखना कि अर्थक्वेक हमारा होता है इनडायरेक्ट सोर्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। अर्थक्वेक मेरे भाई आपका होगा इनडायरेक्ट सोर्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए।
जो हमारा वोल्केनो होगा दैट विल बी डायरेक्ट सोर्स, जिसके बारे में मैं आपको मस्त ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा। प्लीज बने रहें क्लास में। ठीक है, पहले मेरे भाई अर्थक्वेक। अब ये आपको दिख रहा है, ये जमीन है, ये जो आपको दिख रहा है ये जमीन है, जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन के अंदर आपने देखा था कि स्पेशली वहां पर जहां पर हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, स्पेशली जहां पर हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर आपको बहुत सारे मेजर अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने को मिलते हैं। राइट, क्योंकि वहां पर आपकी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दब जाती है। जब भी मेरे भाई ऐसा कुछ होगा इस जगह पर खुद इमेजिन करो, अभी मैं तुम्हारे ऊपर मैं पैर रखूं, तुम्हारे हाथ के ऊपर मैं पैर रख दूं, मान लो 1 साल बाद निकालूं, हाथ का क्या हाल होगा? चटनी बन चुकी होगी, है ना? राइट, तो ऐसे ही इमेजिन करो अगर जमीन का कुछ टुकड़ा बाकी जमीन के टुकड़ों के अंदर चला गया है, तो मेरे भाई जो नीचे कितना हीट होगा, सोचो कितनी हीट जनरेट होगी यहाँ पर। राइट, कितने आपकी जो चीजें यहाँ पे रही होंगी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, वो सब मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस करोड़ों साल चल रहा है, मिलियंस, राइट, मिलियन ईयर्स की कहानी है आपकी, सोचो मिलियन ईयर्स की कहानी है, तब जाकर आपका ये फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड इसी में आपका मैग्मा, इसी में आपका अर्थक्वेक वगैरह यहीं पर हमारा जनरेट होता है। तो पहली बात तो मोस्टली जो आपका 90-95% अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिलेगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें। ओके, आइए दूसरा, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ये खुद से बना दे रहा हूँ, आ जाओ जरा, फोटो के भरोसे नहीं रहेंगे, खुद बनाऊंगा मैं। ठीक है, 3D डायग्राम आपके लिए बनाते हैं। ये मान लो भैया जी जमीन के अंदर का हिस्सा है। ठीक है दोस्त, ये है जमीन के अंदर का हिस्सा। करेक्ट, परफेक्ट। मान लो आप यहाँ पर बैठे हो, मस्त, अब तो धूप होने लगी, सुबह को धूप लिया करो भैया, समझ में आया? ये तुम उठते हो ये जो 9 बजे, ये हरकत छोड़ दो यार, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो सुबह, जल्दी उठो पहले तो। ठीक है, आई नो क्लास होती है, राइट, आप रिवीजन भी करते होंगे, बट ट्रस्ट मी धूप में अगर बैठोगे ना तो यू विल फील गुड यार। ठीक है, विटामिन वगैरह तो ठीक है, डेफिशिएंसी वगैरह ठीक है, लेकिन विटामिन डी का मेन काम ही होता है, पता है, बॉडी में हमारे, वो हेल्प करेगा आपके बाकी हार्मोन्स के सिक्रेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, आप बढ़िया फील करोगे यार। एक दिन देखना, एक दिन आप आधे घंटे बैठो धूप में, 1 घंटे आधे घंटे बैठो धूप में, अपना मूड देखना कितना सही तुम्हारा मूड रहता है। एक अभी क्लास से पहले हो गया, राइट, वॉक करो, आधे घंटे वॉक करके आ जाओ। ओके, क्या होता है ना, दिन भर आप वो बेड पे या सोफे पे या कुर्सी पे या इंडोर में जहां बिल्कुल लाइट नहीं है ना, आप आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, घर में अलग माहौल खराब रखा है, सबके घर का हाल है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कुछ ऐसा है, राइट, कोई भी हो, ठीक है, सबके घर में वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, टेंशन लेना। तो अगर आपको लगता है किसी घर में हो सकता है बहुत ज्यादा हो, किसी घर में बहुत कम, है ना, इसलिए उसमें खुश रहते हैं हम लोग, तो उनको देखना परेशान कम होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत परेशानी है, आई नो, बट उस परेशानी का ऐसा कुछ नहीं है भाई कि कल के दिन आप कुछ बन जाओगे तो परेशानी नहीं रहेंगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। आपने भी केस देखा होगा, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, देयर वाज अ मिलिट्री कपल, मेल जो था वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, फीमेल वाज ऑफिसर इन आर्मी, दोनों सुसाइड कर लिया। देखा ना, देखा ना? नहीं, पॉइंट ये है मेरे भाई की प्रॉब्लम्स तो तब भी रहेंगी, तो अफसर बन जाओगे तब भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कुछ बनने से प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स अलग हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो कभी नहीं सीख पाओगे तो फिर नहीं सीख पाओगे। ठीक है भैया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अफकैट का, मेरी बेस्ट फ्रेंड है राहुल, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, अच्छा, जब हम एस्पिरेंट थे तो हमारी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होती थी कोई ऐसी, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था, हमारी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होती थी कोई। भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड ने अफकैट का कोर्स किया है, मैंने ओटी का, वो ओटी रिकॉर्डिंग से और मैं अफकैट साथ में बैठ के पढ़ लेता हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारी। चलो, तो बेसिक अंडरलाइन में यहाँ पे ये कर रहा हूँ आपके लिए कि मेरे भाई जब कष्ट आपको लगता है अभी है जीवन में, राइट, डेफिनेटली जब आप कुछ बनोगे, ओके, कमाने लगोगे, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई अगर आपको आके ये बोलना कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, या तो उसके पास बहुत ज्यादा है इसलिए वो बोल रहा है। ठीक है, एट टाइम्स लगता होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब रिश्ते और वो सब होता है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट विल बाय यू मेडिसिन यार। ओके, भगवान अगर आपको भी नीड हो, बट उस दिन यू रियलाइज कि सबसे इंपॉर्टेंट ही मनी है। ठीक है, डेफिनेटली पीपल आर इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आपके ऊपर ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है, स्पेशली हेल्थ इमरजेंसी, दैट यू रियलाइज कि हां इट इज इंपॉर्टेंट। सुन तो नहीं पढ़ना कि नहीं भाई मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसी को सब कुछ बना लोगे, सारे डिसीजंस अगर आप वही सोच के लोगे, तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा आपको, ट्रस्ट मी। ठीक है, लाइफ में बहुत मिलता है यार, जितना आप मतलब सोच भी नहीं सकते, अगर आपका वही गोल है तो। और इतना कि आप बोल रहोगे, ठीक है, इतना कि आप यू विल फील लाइक कि भाई अभी तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, पॉइंट इसकी मनी आ जाएगा तब भी कुछ प्रॉब्लम रहेंगी, नहीं आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो जैसे अभी आप हो, आपको अभी क्या लगता होगा, थोड़ा आता होगा कि भैया मैं कल ये बन जाऊंगा तो भैया मैं ये लाइफ अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, घर वालों का स्टैंडर्ड लाइफ का अप हो जाएगा, लेकिन स्टिल जो आप हो वो सेम ही रहोगे ना। अगर आज के दिन आप प्रॉब्लम्स डील करने से भागते हो, आज के दिन अगर आपके पापा से नहीं बन रही है, आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, तो कल अफसर बनने के बाद आपको जादू नहीं होने वाला यार, आप वहां जब आप जिनको कमांड करोगे उनके साथ भी सेम ही बिहेव करोगे ना। तो इसलिए प्लीज हर चीज कुछ बन के ही नहीं आप सुधार पाओगे, कुछ चीजें अभी से इंप्रूव करो जो बहुत काम देती, हर चीज पढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, कुछ स्किल सीखो, राइट, अपने हेल्थ पे काम करो, ये सब चीजें करो, क्योंकि मुझे भी करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, सो ये दो लोग बैठे हो तुम तो भैया जी, मान लो ये हमारे पंकज जी हैं और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है वो है। ठीक, अब यार नीचे यहाँ पे कहीं पर हलचल स्टार्ट हुई, नीचे अंदर, नीचे का मतलब है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर कहीं पर हलचल होना स्टार्ट हुई है, राइट, जिस जगह पर हलचल होती है उस जगह को हम बोलते हैं आपका फॉल्ट, जहां पर होता है। अब हमको पता है कि भैया जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, एक्चुअली लिथोस्फीयर जो हमारी प्लेट्स बटी हुई है, वो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो वहां टकराने पर क्या होता है, फॉल्ट होता है। तो ऐसा ही एक जगह मैंने मान लिया गिरा, जहां पर आपका ऐसा कुछ हो रहा है, इस जगह को हम बोलते हैं फोकस। ठीक, और ये फोकस आपका जमीन के अंदर होता है, इसी को मेरे भाई आप हाइपो सेंटर भी बोलते हो, फोकस और हाइपो सेंटर। तो इस जगह से आपकी एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, कुछ एनर्जी ऊपर आएगी, कुछ एनर्जी इधर जाएगी, कुछ एनर्जी इधर जाएगी, कुछ एनर्जी इधर जाएगी। अब आपको लगता होगा भैया एनर्जी खाली ऊपर ही आती है, नहीं यार, अंदर भी जाती है, मेंटल में जाएगी, आपकी बाकी जगह पे जाती है, कोर तक जाती है, लेकिन उसके बारे में हमको क्यों पढ़ना, हम लोग सरफेस पर रहते हैं ना, तो हमें उस वेव के बारे में पढ़ना है जो ऊपर आ रही है, कि पहले कौन सी वेव आई, उसके बाद कौन सी वेव आई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये हमें पढ़ना है, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं, अब आप पूछोगे भैया क्या और भी प्रकार के अर्थक्वेक होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, अभी मैं आपको और भी प्रकार के अर्थक्वेक दिखाऊंगा। जितने भी हमारे नेचुरल अर्थक्वेक होंगे सारे के सारे आपके कहां पर होते हैं, सारे के सारे हमारे लिथोस्फीयर में होते हैं। ठीक, लिथोस्फीयर का मतलब जो आपकी ऊपरी परत है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, ऊपरी परत लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, यानी क्रस्ट और अपर मेंटल आप इसमें ऐड कर लो, ये आपका जो लिथोस्फीयर का रीजन है पूरा, राइट, यहां पर आपका पूरा आता है। करेक्ट, ध्यान रखना। अब अर्थक्वेक की जो वेव निकलती है वो दो प्रकार की होती है, अर्थक्वेक की जो हमारी वेव निकलती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला मेरे भाई आपकी होती है बॉडी वेव, नाम से ही क्लियर है कि ये कहां होगी। दूसरा भाई मेरा आपकी होती है सरफेस वेव। ठीक, सो सबसे पहले जैसे ही फोकस पर कुछ भी फॉल्टिंग हुआ, आपस में टक्कर हुई या कुछ भी हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, सबसे पहले
आपकी बॉडी वेव जनरेट होती है और बॉडी वेव भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक हमारी पी वेव, दूसरी हमारी एस वेव। तो सबसे पहले जो वेव निकलती है आपकी यहां से उसका नाम है पी वेव। उसके पीछे पीछे एक दूसरी वेव हमारी निकलती है जिसका नाम है एस वेव। तो सबसे पहले आपकी पी वेव निकलेगी, सेकंड नंबर पर आपकी एस वेव निकलेगी। ये मैं बात कर रहा हूं बॉडी वेव की, राइट। और ये चारों डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं कि पी वेव खाली ऊपर आ रहा है, पी वेव इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, हर तरफ घूम रही है हमारी, हर डायरेक्शन में आपकी घूम रही है और क्योंकि बॉडी के अंदर है इसलिए इसका नाम है। ओके, उसके बाद ये पी और एस वेव ऊपर आती है और सरफेस के रॉक के साथ मिल जाती है या इंटरेक्ट करती है। सरफेस की रॉक यहां मिलेगी और फिर बनाती है सरफेस वेव का निर्माण करती है। तो पी और एस वेव ऊपर आती है, आपस में मिलती है और सरफेस वेव, जिनको हम प्यार से एल वेव बुलाते हैं, जो आपका मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करता है सरफेस पर। सो एल वेव का फॉर्मेशन हमारा होता है आपके सरफेस पर। अब इसे ध्यान रखना, जो वेलोसिटी है हमारी वेव की, जब ये अलग-अलग मटेरियल से अलग-अलग जगह से ट्रैवल करती है तो इनकी वेलोसिटी अलग होती है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जब ये हमारी वेव मेंटल में होगी तो कुछ और वेलोसिटी, कोर में जाएगी कुछ और वेलोसिटी, ऊपर आएगी कुछ और वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज़ कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई आपका गैस गैस तो नहीं, कोई सॉलिड के फॉर्म में है, कोई लिक्विड के फॉर्म में। तो एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं जिसके ऊपर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लाइन को एज इट इज पहले नोट करेंगे। वो ये है कि जो वेलोसिटी होती है हमारे अर्थक्वेक वेव की, द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव, जो वेलोसिटी है हमारे अर्थक्वेक वेव की, वो चेंज होती है, चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू डिफरेंट डेंसिटीज। अब आपको पता है भैया क्रस्ट की डेंसिटी कुछ और है ना, कोर की डेंसिटी कुछ और है। कल हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आप अंदर जाते हो जमीन के तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो कोर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम, तो जो वेलोसिटी है हमारे अर्थक्वेक वेव की, किसी भी नॉर्मल वेव की, वो चेंज करती है डिफरेंट डेंसिटी। और कैसे चेंज करती है, वो बिहेव कैसे करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहेव ऐसे करती है कि जितना ज्यादा डेंसर होगा मटेरियल, डेंसर द मटेरियल, कौन सा पेन यूज करें यार, डेंसर द मटेरियल, डेंसर, जितना डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी किसी लेयर की या किसी जगह की, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, हायर द वेलोसिटी। ये प्लीज ध्यान रखना। यहां से पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि जरा बताओ, अर्थक्वेक वेव के बारे में पूछ ले, इन जनरल वेव के बारे में पूछ ले कि जरा बताइए क्रस्ट, कोर और इन तीनों में सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी। क्या पता आपको ये ऑर्डर में लगाने को मेरे भाई दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज यहां पर ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कर दूं, आपके आपको क्या पढ़ाया है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि आप ऊपर मस्त चाय पानी पी रहे हो, मस्त मजा ले रहे हो, ऊपर बैठकर बातचीत कर रहे हो कि तुम एफकैड में क्या पढ़ रही हो, मैं फिजिक्स के लिए क्या पढ़ रहा हूं, तुम एफए जाओगी, मैं ओटी जाऊंगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अचानक से आपको फील हुआ कि यार नीचे कुछ हो रहा है, राइट। नीचे क्या हो रहा था, जमीन के अंदर, अब अंदर कितना अंदर, 20-30 किलोमीटर अंदर, राइट, क्योंकि उसके नीचे आपके बात तो है लेकिन वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन की, आपके ऊपर ही बेसिकली इनका हमारा जो सोर्स होता है वो जमीन से 20-30 किलोमीटर के आसपास ही होता है। ओके, तो वहां पर हलचल हुई, वहां पर वेव निकलना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले कौन सी वेव निकलेगी, आपकी पी वेव निकलेगी और सरफेस पर आ जाएगी। उसके पीछे पीछे आपकी एस वेव आएगी। पी और एस वेव को हम मिला के बोलते हैं बॉडी वेव। अब जो बॉडी वेव आई, ये केवल ऊपर ही नहीं आती, ये चारों डायरेक्शन में, नीचे भी जाएंगी, कोर में भी जाएंगी, हर तरफ जाती है। तो इनके बारे में बात ध्यान रखना कि जितना डेंस होगा हमारा मटेरियल, उतनी ज्यादा स्पीड होती है हमारे वेव की। ये पॉइंट प्लीज बस ध्यान रखें। उसके बाद जब वेव ऊपर आ गई सरफेस पर, तो यहाँ दोनों मिलकर बनाती है सरफेस वेव का फॉर्मेशन करती है और ये सरफेस वेव ही है जो सरफेस पर ट्रैवल करती है और सरफेस पर जो भी डिस्ट्रक्शन आपका होता है वो हमारा सरफेस वेव ही करती है। बस एक बार आपको समझ में आ गया एक्जेक्टली हो क्या रहा है, फिर मैं आपको इंडिविजुअल के बारे में लिख दूंगा। ठीक है, गुड। भैया आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है यार, मैंने कब रोका तुमको कि दोस्त को मत हेल्प करो, दोस्त को मत, अरे ठीक है। तुम यहाँ जो हमारा संबंध स्टार्ट होता है पैसों के लेन देन से राइट, वो चीज वर्थ होनी चाहिए कि आपको, चाहे वो एक हफ्ते में आपको दिख गया हो या जब भी है, ठीक है, कि आपको ये लगे कि हाँ, कि मैं कहाँ हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एक्शन में कर रहा हूँ, उससे इंप्रूवमेंट मुझे करनी हुआ है। अब तुम खुद पढ़ रहे हो, दोस्त की भी हेल्प कर रहे हो, अच्छी चीज है ना, तो कौन तुमको रोकेगा, ठीक है। इसमें पूछने की जरूरत नहीं, आराम से हेल्प करो, कोई बात नहीं। तुम पूरे मोहल्ले को बिठा लो, सबको पढ़ाओ, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो सुबह भी उसी पर आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा वेट करो यार। ओशनिक क्रस्ट को ही ना अपर क्रस्ट कहते हैं। अभिषेक जी, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों में अपर क्रस्ट होगा ना, पूरे एक तो पूरा क्रस्ट हो गया, ठीक, फिर क्रस्ट को जहां पानी है वहां वाले क्रस्ट को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, जहां जमीन है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये जी फोकस का ही दूसरा नाम हाइपोसेंटर होता है, ठीक है। ओके फाइन, परफेक्ट। तो ये अभी तक आपको क्लियर है कि भैया अर्थक्वेक की वेव हमारी फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब जरा इन वेव्स के बारे में मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको लिख दूं जहां से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि भैया सबसे पहले हमारा पी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई पूछे सबसे पहली वेव कौन सी सरफेस पर पहुंचती है, फर्स्ट वेव टू रीच सरफेस, वो हमारी पहली वेव जो पहुंचती है सरफेस पर टू रीच सरफेस, वो है हमारी पी वेव। अब अगर पहली वेव जो पहुंच रही है इसका मतलब है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होगी, तो इसकी स्पीड बहुत तेज है, इट मूव्स फास्टर, ठीक। इसकी खास बात यह है कि ये आपको तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हुई मिलेगी। ये आपकी ट्रैवल करती है सॉलिड में भी, इट ट्रैवल्स, सॉलिड में भी ट्रैवल करेगी, लिक्विड में भी ट्रैवल करेगी, गैस में भी ट्रैवल करेगी। ये हमारी दोस्त तीनों में ट्रैवल करेगी। अब कॉमन सेंस है, कोई आपसे पूछ ले स्पीड क्या होगी, अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं, जितना डेंस मटेरियल होगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड होगी। तो इसका मतलब पी वेव की हमारी स्पीड ज्यादा किसमें होगी, ऑब्वियसली सॉलिड में होगी। तो तीनों में स्पीड ज्यादा होगी, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, क्योंकि हमको पता है कि लिक्विड सॉलिड हमारा सबसे ज्यादा डेंस होता है और गैस सबसे कम डेंस होता है। तो ये स्पीड का हमारा इनका ऑर्डर भी हो गया पी वेव का हमारे, परफेक्ट। ओके, दूसरी वेव हमारी है दोस्त एस वेव, जो आपकी पी वेव के पीछे पीछे आती है, सेकंड वेव है जो पहुंचती है सरफेस पर, ठीक। अब एस वेव के बारे में खास बात क्या है कि ये थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू पी वेव, थोड़ी स्लो है। तो थोड़ी स्लो का मतलब सबसे कम डिस्ट्रक्टिव हमारी यही आपकी वेव होती है, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, कुछ भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर पाती, राइट। लेकिन इसके बारे में खास बात ये है कि ये वेव केवल ट्रैवल करती है सॉलिड में बस, ओनली इन सॉलिड। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है हर एग्जाम। एस वेव हमारी केवल दोस्त हमारी सॉलिड में ही ट्रैवल करेगी, वो लिक्विड या गैस में ट्रैवल नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। एस वेव केवल सॉलिड में ट्रैवल करने वाली, करेक्ट। ओके, तीसरा जब ये सरफेस पर पहुंच जाती है पी और एस, तो आपस में मिलकर बनाती है सरफेस वेव का फॉर्मेशन करती है, सरफेस वेव का फॉर्मेशन करती है। सरफेस वेव को हम लोग प्यार से बोलते हैं एल वेव। तो एल वेव कहां मिलेगी, सरफेस में मिलेगी, जमीन के ऊपर मिलेगी, ओके। एल वेव आपकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होती है क्योंकि वही डिस्ट्रक्शन करती है जमीन पर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, और लेकिन स्लोएस्ट होती है, सबसे स्लो होती है। सोचो अगर फास्ट होती तो कितना डिस्ट्रक्शन करती। इन तीनों वेव में सबसे स्लो जो हमारी वेव है वो हमारी आपकी एल वेव ही है, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हमारा कौन करेगा, यही करेगा। अब एक बात और ध्यान रखना, जो हमारी पी वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। जो हमारी एस वेव होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है। अब जिनको इसमें अंतर नहीं पता, ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वेव के अंदर, आपने भी देखा होगा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स का पाथ कैसे है, अगर वो आपके हमारे हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर वो वर्टिकल फॉर्म
फॉर्म में जा रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको फिजिक्स में साउंड में आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखोगे इसको। ठीक है, ये क्या अंतर होता है। तो ये पॉइंट्स 3 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों के बीच में। ये ऑर्डर पूछ लेगा कौन कहाँ जा सकता है कौन कहाँ नहीं। आपकी हमारी एल वेव तीनों में जाएगी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आपकी ट्रैवल करेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो ये है पूरी कहानी कि नीचे से वेव निकलती है, फर्स्ट निकलेगी पी वेव, सरफेस पर आएगी। यही पर सीस्मोग्राफ में आप उसको कैच भी कर सकते हो। उसके पीछे पीछे एस वेव आएगी। ठीक, दोनों मिलेंगी बनाएंगी एल वेव, और एल वेव फिर सरफेस पर नाच जाएगी, घूम जाएगी और सरफेस पर डिस्ट्रक्शन करेगी। अब जब बात करते हैं पॉइंट्स की, पहला पॉइंट जहां पर ये आपका वेव निकलना शुरू करती है जमीन के अंदर, ध्यान रखना, इनसाइड क्रस्ट, मतलब जमीन के अंदर। क्रस्ट बोल रहा है, जमीन नहीं बोलो वरना आप कंफ्यूज होगे। इनसाइड लिथोस्फीयर लिखो। जमीन के अंदर आपका होता है फोकस हमेशा, और फोकस को हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब एक टर्म आपका होता है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर जमीन पे ऊपर होता है, फोकस के जस्ट ऊपर। फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। एपीसेंटर वो पॉइंट होता है जहां सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करते हो, फर्स्ट टू एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। मतलब जहां आप ये छाया भी रहते सरफेस पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका होगा एपीसेंटर। आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे क्या नाम है उसका, अफगानिस्तान के इस फला फला जगह जमीन से 10 किलोमीटर अंदर आपका फोकस है, भूकंप की तीव्रता इतनी बताई गई है, ऐसे करके न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। तो हाइपोसेंटर जिसका नाम फोकस भी होता है, वो आपके जमीन के अंदर होता है, और एपीसेंटर जमीन पे होता है ऊपर, वो पॉइंट जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया जाता है। मतलब जस्ट उसी फोकस के ऊपर, लेकिन वो जमीन पर होता है। तो ये अंतर है आपका फोकस और हाइपोसेंटर। ये मेरे भाई कहानी थी हमारे एस वेव, एल वेव और बाकी चीजों। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक शैडो जोन भी आता है। बाकी मैं टाइप पर भी आऊंगा कि हमारे टाइप्स कौन से होते हैं, लेकिन उसके पहले एक शैडो जोन आता है। राइट, आपका एक आता है शैडो जोन। अब ये शैडो जोन क्या है? शैडो जोन का मेरे भाई मतलब ये होता है कि कौन सी वेव कहां नहीं जाएगी। एक बार मैं उसको ड्रा करता हूं, फिर मैं आऊंगा। ये आप देख सकते हो पी वेव और आपका हमारा एस वेव के बारे में, कि पी वेव का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। एस वेव का हमारा कैसा है। ठीक है, अच्छा एक लव वेव भी होती है। लव वेव भी आपकी होती है, जो कि एक प्रकार की सरफेस वेव ही होती है। ओके, एक हमारी लव वेव भी होती है, एक प्रकार की हमारी सरफेस वेव भी होती है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ काम इन दोनों का नहीं होता आर्टिक में। आइए नीचे, अब जरा जानते हैं शैडो जोन क्या है मेरे भाई। लेट मी ड्रॉ व्हाट एग्जैक्टली इज शैडो जोन। एक मिनट, जरा पानी वानी पी लें फिर बनाते हैं। आइए, शैडो जोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किस जगह पर हमारी कौन सी वेव नहीं जा सकती। जैसे अभी अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया कि जो हमारी पी वेव है, पी वेव हमारी ट्रेवल कर सकती है सॉलिड के थ्रू भी, लिक्विड के थ्रू भी, और गैस के थ्रू भी। हालांकि स्पीड में अंतर मिल जाएगा आपको, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही पर जो हमारा एस वेव है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो केवल और केवल सॉलिड से ही ट्रेवल करती है। अब आपको पता है कि हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में अगर हम देखें ध्यान से, तो कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहां पर चीजें आपकी लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर आपकी एस वेव जा नहीं पाई। ठीक, तो इसी में हम बनाते हैं शैडो जोन। पहले बनाते हैं पी वेव का शैडो जोन। ध्यान दीजिए, ये मैंने मान लिया अर्थ के अंदर का पूरा कहानी मैंने बना दी। ठीक है, ये है आपका आउटर कोर, ये है आपका इनर कोर, और ये है आपका ऊपर एस्ट्रोनोस्फेयर जहां से चीजें आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये मैंने मान लिया फोकस या सोर्स मान, जहां से आपकी सीस्मिक वेव वेव हमारी निकल रही। अब मेरे भाई यहां से जो ऊपर की तरफ वेव जाएंगी, ऊपर जमीन पर आप बैठे होंगे, यहां तो हम लोग पढ़ाई कर लेंगे इसके बारे में कौन सी वेव आई। हमारा मेन कंसर्न यहां पर शैडो जोन का मतलब होता है कि जमीन के अंदर कौन सी जगह है जहां पर कौन सी वेव नहीं जा पाई। तो ये आपका मेंटल का पोर्शन है अंदर वाला, बेसिकली इनर मेंटल हमारा। ये आपका आउटर कोर है, और ये आपका इनर कोर। ठीक है, चलिए तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं पी वेव का आपका शैडो जोन। पी वेव का शैडो जोन। अब कोई वेव यहां मान लो एटमॉस्फेयर में, यहां पर मेंटल के आसपास निकल रही है, जब वो वेव अंदर जा रही होगी, अब ये हिस्सा मेंटल कौन सा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहां पर बड़े आराम से पहुंच जाएगी वेव, बहुत आराम से जाएगी, कोई रोकने वाला ही नहीं। मस्त मजा आ रहा है वेव को जाने में। पी वेव की बात कर रहा हूं मैं, मस्त घूम रही है वेव, मस्त जा रही है, मस्त गई यहां से, मस्त गई यहां से। अब जब वो यहां से, अब यहां कोर स्टार्ट हो गया, जैसे ही आउटर कोर में एंटर करेगी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में, भले पी वेव आपकी ट्रेवल कर लेती है लिक्विड में भी, लेकिन यार सॉलिड से लिक्विड में आओगे, थोड़ा तो स्पीड में वेरिएशन आएगा ना, तो ये इंटर तो कर जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इंटर करती है। इंटर तो कर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर इंटर करती है। ठीक है, थोड़ा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आपका एक एरिया अगर हम मेजर करते हैं एंगल में, तो हमको एक रीजन जाके मिलता है, एक एरिया मिलता है। वो एरिया हमारा होता है यहाँ से यहाँ, इधर भी, और सेम इधर भी। और ये वो एरिया होता है जहां हमें ये जानने को मिलता है, थोड़ा मैं ज्यादा बना दिया इधर, समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों वो हमारे एरिया होते हैं जहां पर हमें ये समझ में आता है कि ये वो एरिया है जहां पर हमारी ये पी वेव ट्रेवल नहीं करती। जब हमने इसको यहाँ से एंगल वेक्टर मेजर किया, तो स्टडी में सामने आया कि अप्रॉक्सिमेटली 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के पास का भी रीजन है। अब कई कई बुक्स में 150 दिया होता है, कई कई जगह 105 दिया होता है, वो अप्रॉक्सिमेट नंबर है, तो उसको लेकर क्वेश्चन मत हो। तो अप्रॉक्सिमेटली 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच, ये वो रीजन होता है जो शैडो जोन हम मानते हैं किसका, पी वेव का। तो पी वेव का शैडो जोन कहां से लेकर कहां तक है, 103 डिग्री से लेकर 145। रटो मत, ये है कैसे, मैंने आपको समझा दिया, रिपीट भी कर दूं। दूसरे पे आते हैं। अब अगर मैं ड्रॉ करूं एक बार और, ये मान लिया भैया जी अर्थ हमारी, ये है हमारा इनर कोर, ये है हमारा आउटर कोर। इस जगह पर मैंने मान लिया कि हमारा फोकस है, जहां से एनर्जी निकल रही है। अब फोकस से हर तरफ एनर्जी निकलेंगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, है ना, नीचे भी आएगी। तो ऊपर जो पहुंच गए उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन नीचे जो हमारी जाएंगी उनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपका इनर मेंटल बेसिकली, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का ऊपर का हिस्सा है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होगा। अब ये हमारा है लिक्विड फॉर्म में, ये है हमारा अंदर सॉलिड फॉर्म में, और ये मेंटल सॉलिड होता है, ये अंदर मेंटल हमारा। ठीक है, चले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एस वेव की हम शैडो जोन की बात करें, तो जब हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कोई वेव स्टार्ट हुई, यहाँ आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से गई, यहाँ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से गई, यहाँ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉलिड है आपका मेंटल के अंदरूनी हिस्सा क्या है, सॉलिड। तो आराम से आपकी एस वेव मस्त घूम रही है, घूम रही है। लेकिन जैसे ही वो आउटर कोर में इंटर करने की कोशिश करती है, तो उसको समझ में आता है कि ये तो लिक्विड फॉर्म में है, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी इसके अंदर। इसीलिए यहां से लेकर ये पूरा वो रीजन है, ये पूरा रीजन है जहां पर हमारी एस वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है और एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती।
इसीलिए जो एस वेव का शैडो जोन होता है उसको हम मानते हैं बियॉन्ड 103 डिग्री या बियॉन्ड 105 डिग्री। मतलब 105 या 103 डिग्री के आगे एस वेव ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी। ठीक? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि शैडो जोन किसका बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा एस वेव का हमारा शैडो जोन पी वेव से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मेरे भाई पी वेव हमारी ट्रैवल कर लेती है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, लेकिन स्पीड का फर्क होगा। सॉलिड में स्पीड मैक्सिमम होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। अब जब आप यहां पर मान लो फोकस से अंदर जा रहे हो, फोकस के नीचे मैं आपको लेके जा रहा हूं, ऊपर की बात नहीं है। यहां पर सरफेस पर आकर क्या डिस्ट्रक्शन होता है वो हम पढ़ चुके हैं। कौन सी वेव पहले आती है, कौन सी बाद में, हम पढ़ चुके हैं। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अंदरूनी हिस्सों में, अर्थ के इंटीरियर में कौन से वो रीजंस हैं जहां पे कौन सी वेव नहीं जा पाएगी। तो हमने देखा है कि मेंटल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां तो बहुत आराम से दोनों वेव जाएंगे सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसके बाद जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में। तो पी वेव हमारी इंटर तो कर जाएगी, लेकिन थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और वो डिफ्लेक्शन कितना है आपका? 103 डिग्री से लेकर 145 डिग्री। तो इस बीच में, इस बीच के रीजन में आपकी हमारी पी वेव ट्रैवल नहीं करती। इसी को हम बोलते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव। वहीं पर जो एस वेव होती है, क्योंकि एस वेव लिक्विड में इंटर कर ही नहीं पाएगी, तो वो आउटर कोर में ही इंटर नहीं कर पाती। तो इसका मतलब बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पर एस वेव नहीं जा पाती, इसलिए उसको हम बोलते हैं शैडो जोन ऑफ एस वेव। ठीक, अच्छा दोनों पॉइंट क्लियर। राहुल शर्मा बस करो भाई, एक बार लिख दिया ना, बस करो। पी और एस वेव महसूस होता है। अरे भाई महसूस का मतलब, अब वेव आगे तुमको थप्पड़ मारे बोली सचिन मैं पी वेव हूं, सचिन मैं एस वेव हूं। महसूस का मतलब डिस्ट्रक्शन जो होता है, जब बोलते हैं भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, वही तो है तुम्हारी वेव। तो महसूस तो कर रहे हो तुम। और कुछ ऐसी भी होती है जो महसूस आपको नहीं होती, लेकिन सीस्मोग्राफ को होती है। सीस्मोग्राफ क्या होता है भैया? जो आपका ये मेजर करता है आउटर कोर से इनर कोर में भी डिफ्लेक्शन होता होगा, वैसे भी बिल्कुल यहां पर होता है। इसी बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन यही आपका वो मेजर रीजन है जहां पर नहीं पहुंच पाता। और यहां तो अगर वो बाहर ही इंटर नहीं कर पाई तो अंदर कहां से पहुंच जाएगी? भले अंदर सॉलिड है, लेकिन जब ये लिक्विड बाहर मिल गया तो अंदर इंटर नहीं कर पाएगी ना बिल्कुल। सो एज कंपेयर टू पी वेव, क्या एस वेव मोर डिस्ट्रक्टिव होती है? नो, उल्टा बोल रहे हो। पी वेव आपकी डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस वेव। ओके, सो ये मेरे भाई साहब आपकी हो गई शैडो जोन, यानी कौन सी वेव हमारी कहां नहीं जा पाएगी। ये पूरी कहानी हमारी किसकी थी? अर्थक्वेक की। अब यहाँ एक दो पॉइंट हमारे और हैं जो आपको जानना है। पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप। ठीक है, आपने इमरजेंस देख लिया, शैडो जोन देख लिया, ठीक है। अब जब हम जानते हैं टाइप के बारे में, तो सबसे जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हमारा अर्थक्वेक है मेरे भाई, वो आपका होता है टेक्टोनिक वाला, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये रिचर स्केल में आप देख सकते हो। रिचर स्केल वगैरह क्या होते हैं? रिचर स्केल आपका मेरे भाई आपका मेजर करता है क्या? मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड बताएगा कि जब मैग्नीट्यूड कितना था एनर्जी के, आपके मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, ये आपकी 0 से लेकर 10 तक होती है। ओके, आपने सुना होगा ना कि कितनी तीव्रता थी भूकंप में हमारे, भूकंप की तीव्रता। और यहीं पर आपकी एक स्केल होती है मरकाली स्केल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक हमारा हो गया रिचर स्केल, सेकंड भी हम मरकाली स्केल। मरकाली स्केल क्या होता है? मरकाली स्केल आपका मेजर करता है डैमेज की इंटेंसिटी, कि भैया कहीं पर डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ है, कितना हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ डैमेज। ओके, डैमेज की इंटेंसिटी को मेजर करता है हमारा मरकाली स्केल। अब यहाँ ध्यान देना बालक कि इसका जो आपका होता है वो 1 से 12 होता है, और रिचर स्केल में 0 से लेकर 10 तक होता है। ठीक, आइए, तो मैं टाइप की बात कर रहा था आपके अर्थक्वेक की। यहाँ पे आप देख भी सकते हो वोल्केनो, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, राइट, आपके बहुत फैक्टर है। तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स ही होती है, राइट। यहाँ देखो टाइप्स हमारे अर्थक्वेक, उसके बाद फिर हम चलेंगे वोल्केनो, फिर जगह भी दिखाऊंगा। सो अर्थक्वेक के हमारे दोस्त कई सारे टाइप होते हैं, बिल्कुल गूगल फॉर्म है, अभी भागना नहीं है भैया, आज मस्त गूगल फॉर्म है, उसमें एक दो क्वेश्चन नए भी हैं, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए। सो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। सो मेरा भाई मोस्ट कॉमन जो आपका अर्थक्वेक है हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दुनिया में सबसे कॉमन अगर कोई अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता होगा, सो ऑब्वियसली टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, फॉल्टिंग हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर आ रही है एनर्जी। ओके, सो मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक आपका मेरे भाई होता है टेक्टोनिक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो फॉल्टिंग वगैरह जहां पे होता है उससे आपका जनरेट होता है। ठीक, सेकंड आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक भी होता है। इसी टेक्टोनिक अर्थक्वेक को हम कभी-कभी वोल्केनिक अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तीसरा या दूसरा ही बोलो, दूसरा हमारा है कोलैप्स अर्थक्वेक। एक हमारा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक, ये कहां पे होता है? ये बेसिकली आपका वहां होता है जहां पर इंटेंस माइनिंग आप कर दो। कहीं पर अगर खूब मान लो इंटेंस आपने माइनिंग करवा दी। अब इंटेंस माइनिंग करके आपने क्या किया? आपने अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की है ना। तो कुछ कभी-कभी ना अर्थक्वेक मैन मेड भी होते हैं, पता है? मतलब अर्थक्वेक चलो मोस्टली 99% अर्थक्वेक आपके टेक्टोनिक वाले आएंगे, है ना? लेकिन कभी-कभी मैन मेड भी होता है कि किसी जगह पर आप लगातार माइनिंग कर रहे हो, कई सालों तक माइनिंग हो रही है। तो उस जगह का जो इंटीरियर है आपका वो डिस्टर्ब हो गया आपका। तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक। ऐसे अर्थक्वेक को हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, राइट? जहां पर आपको बहुत माइनर ट्रेमर्स वगैरह देखने को मिल सकता है। ट्रेमर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग का हिलना या जमीन का हिलना, राइट? दूसरा, तीसरा सॉरी, तीसरा हमारा होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ये क्या होता है भैया? सो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक जो हमारा होता है, दैट इज क्या? ग्राउंड की जो शेकिंग होती है, ठीक है। कभी-कभी ग्राउंड की शेकिंग से क्या होता है? आपके जो हमारे मान लो न्यूक्लियर डिवाइसेस रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कभी-कभी वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, राइट? न्यूक्लियर डिवाइस या केमिकल बहुत सारे पड़े हुए हैं जमीन पर, उन पर इंपैक्ट आ गया और वो एक्सप्लोड हो गए। ऐसे अर्थक्वेक को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। बहुत रेयर होते हैं बट इसमें पड़ रहे हैं। सो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक में क्या होता है? जो हमारे केमिकल या फिर जो हमारे केमिकल या न्यूक्लियर यंत्र हैं, डिवाइसेस हैं, केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, कभी-कभी इनमें आपको एक्सप्लोजन देखने को मिल जाता है। सोचो अगर अभी यहाँ पर मेरे भाई न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाए, तो जमीन छोटा सा मिल जाए भाई, है ना? जमीन हिलेगी ना ऑब्वियसली। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक। और एक आपका होता है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वायर एनसीईआरटी में गिवन होगा, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इसमें क्या होता है भैया जी? इसमें ऑब्वियसली आपकी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, ये जो रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें जो आपके अर्थक्वेक आता है, उनको हम बोलते हैं रिजर्वायर अर्थक्वेक, सॉरी रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये मेरे भाई आपके हमारे कई सारे टाइप्स होते हैं इसके अर्थक्वेक के, जो आपको यहाँ पर जानना था। ये था अपना टॉपिक पूरा अर्थक्वेक का, राइट। अब आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग तो नहीं सुन पाते, लेकिन जो हमारे डॉग वगैरह होते हैं ना, स्पेशली डॉग्स, डॉग्स को सुनाई देता है। मतलब हम लोग इतने यार आज के दिन इतने हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, साइंस हमारा इतना आगे जा चुका है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम ये मेजर कर पाए कि अर्थक्वेक आने वाला है। पता है आपको? किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट आ सकता है, अभी भी आ सकता है, हमें पता ही नहीं, राइट। सो तरीके क्या होते हैं? ये होता है कि आप सीस्मोग्राफ में भैया मेजर कर लो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। अब खुद सोचो, आपको मैंने पढ़ाया कि पी वेव सबसे पहले पहुंच जाती है। तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनको दिख जाता है कि पी वेव आ गई है, उनको पता है एस वेव आने वाली है, उनको पता है एल वेव बन जाएगी, उनको पता है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बट ये सब सेकंड के इतने कम टाइम में होता है, सेकंड में लगता है इसमें होने में, कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जानकर भी, ठीक है। बट डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स को एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट।
तो डॉग्स भौंकने लगते हैं, हमें लगता है भूखा है इसलिए भौंक रहा है, हम उसको खिला रहे हैं भाई बिस्किट ले ले भाई ले ले, क्यों भौंक रहा है भाई? वो कहता है भाई तू खुद भी मरोगे मुझे भी मारोगे बिस्किट खिला रहे हो भाई तुम, अर्थक्वेक आने वाला है भागो भाई ठीक है? चलिए, तो ये अर्थक्वेक की हमारी कहानी। कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम अर्थक्वेक दुनिया में कहाँ आता है? तो वो मेरे भाई आपका मैक्सिमम अर्थक्वेक हो या वोल्केनो हो, दोनों हमारे रिंग ऑफ फायर के रीजन में आते हैं। अभी मैं आपको वोल्केनो पढ़ाऊंगा और वोल्केनो में आपको और मजा आएगा, ठीक है? सो मैक्सिमम वोल्केनोज या मैक्सिमम अर्थक्वेक मेरे भाई आपके आते हैं रिंग ऑफ फायर में। अब रिंग ऑफ फायर है कहाँ पता है? ये रिंग ऑफ फायर आपका है यहीं पर, आपकी पैसिफिक ओशन है, डेट लाइन यहीं पर है, ओके? ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी डेट लाइन कौन से ओशन में फॉल करती है, राइट? बालक ध्यान रखिएगा। तो इधर आपका रशिया, जापान, चाइना, भारत, एंड देन ये आपका पैसिफिक ओशन, और ये पैसिफिक ओशन में आपका इधर अमेरिका, ये है आपका रिंग ऑफ फायर का रीजन। यहीं पर आपका हवाई आइलैंड है जहां पर आपको खूब सारे वोल्केनोज वगैरह देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या है भैया? यहाँ पर ऐसा ये है कि ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये है आपकी इंडियन प्लेट, ये है आपकी हमारी पैसिफिक प्लेट, ये है आपकी अमेरिकन प्लेट। ये सारी प्लेट, इतनी सारी प्लेट हैं और ये सब कन्वर्ज कर रही है, एक दूसरे को हिट कर रही है। तो इस बाउंड्री पर इंडोनेशिया से लेकर यहाँ पूरे हिस्से में क्या हो रहा है? फोल्डिंग हो रही है। यहाँ पर आपकी अंदर ही अंदर मैग्मा बन रहा है। तो रीजन अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनोज या अर्थक्वेक क्यों आते हैं रिंग ऑफ फायर में, मेरी बात तो रिंग ऑफ फायर का मैंने आपको बताया, पैसिफिक ओशन का हिस्सा पूरा हमारा। दिखा दूं क्या? इधर देखो, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक? अब उसके बाद अगर आप इधर आओगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा किनारे, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये पैसिफिक ओशन है, ये पूरा हिस्सा आपका यहाँ पर रिंग ऑफ फायर, ओके? ये हिस्सा जो हमारा है पैसिफिक ओशन का, ये पूरा आपका रिंग ऑफ फायर का रीजन है, राइट? तो यहाँ रिंग ऑफ फायर क्यों है? बिकॉज़ इधर से प्लेट बाउंड्री, इधर से प्लेट बाउंड्री, ये खुद में एक प्लेट है, इधर आपकी एक प्लेट है, तो ये सारी प्लेट आपस में पुशिंग कर रही है, एक दूसरे को कन्वर्ज हो रही है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जहाँ कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन बाउंड्रीज होती है, वहां पर मैक्सिमम अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है। इसलिए रिंग ऑफ फायर में मैक्सिमम आता है। उसके बाद फिर डाइवर्जेंट जगह भी आता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे अर्थक्वेक आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए, ये भारत के कुछ सीस्मिक हमारे जोन है। अब हमने क्या किया? हमने पूरे दुनिया को या फिर भारत को स्पेशली आपको बताऊं तो कई जोन में डिवाइड किया है। जोन्स क्या होते हैं कि कहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा है, कहां पर कम। तो जोन 5 आपका होता है जहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं, जहां पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और आपको दिखेगा कि ये मोस्टली प्लेट बाउंड्रीज पर आपको मिलेंगे। आपका हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम का हिस्सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा हमारा हो गया, पहाड़ जो हिस्से हैं हमारे, ये सब आपके आएंगे जोन 5 में। जोन 4 में आप देख लीजिए नीचे का पूरा हिस्सा आ रहा है आपका, ठीक है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली जोन 4 में आता है। दिल्ली हमारा जोन 4 का पार्ट है, जहां पर अर्थक्वेक आ सकता है। एक और चीज यहां से नोट करने वाली ये है कि भारत में कोई जोन 1 नहीं है। जोन का मतलब होता है जहां रिस्क बहुत ही कम। तो भारत में कोई जोन 1 नहीं, भारत में केवल जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। और इनको हम कौन से कलर से डिनोट करते हैं, इस चीज को भी यहां पर हम लोग ध्यान रखें। किस कलर से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। चलें आगे। अब ये सुनामी है, सुनामी आपका जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्बर वेव। तो अर्थक्वेक के ही कहीं ना कहीं वजह से आपका, अब सोचो, आपका लगभग, इधर देखो, लगभग 95 से 98% जो अर्थक्वेक होता है ना, वो आता है ओशन में। सोचो, इतना अर्थक्वेक आपका हाथ नहीं आता है वहां तो, और उसके बारे में को पता भी नहीं होता। बट जब कभी ऐसी जगह आया जहां से सिटी वगैरह नजदीक होती है, देश कोस्ट पर है, तो जैसे जापान में आपका आया था, जापान में अर्थक्वेक आया और सुनामी उसके बाद आती है। तो ऑब्वियसली अगर पानी के नीचे का हिस्सा डिस्टर्ब होगा तो सुनामी फिर आपकी वहां जनरल आती है। तो सुनामी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थक्वेक। अभी कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह लिखे गए हैं कि अर्थक्वेक के फायदे नुकसान, ये कहानी है, इसको पढ़ लेना, तुम्हारे एग्जाम में से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? चलिए, सेकंड पार्ट अपना इस क्लास का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वोल्केनो। पानी पियो, अभी आपको तो और मजा आएगा। ओके बालक, वोल्केनोस पर आते हैं। भैया वोल्केनो होते क्या? सेम कहानी जो मैंने आपको अर्थक्वेक में पढ़ाया है कि ये भैया एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दब गई। अब दबे 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 यहाँ क्या हुआ? दबे दबे इस पूरे में क्या हो गया आपका? हमारे यहाँ पर चीजें, हमारी जो भी फॉसिल्स वगैरह हैं, जो भी हमारे फॉसिल्स वगैरह हैं, चीजें हमारी यहाँ पर दब गई, तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, एक और चीज बहुत लोग को अंदर नहीं पता होता मेरे भाई, ये मान लेते हैं जमीन के अंदर का हिस्सा है और जमीन के बाहर का हिस्सा है। जमीन के अंदर जब तक वोल्केनो है उसका नाम होता है मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाता है तब उसका नाम होता है लावा। सो लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है? जैसे आपने गाना सुना होगा, फटकर लावा बाहर आएगा, गली बॉय मूवी का गाना सुना होगा, ओके? सो लावा बेसिकली होता है कब हमारा, जब वो फटकर बाहर आ जाए, और मैग्मा कब होता है, जब वो अंदर रहता है। पहला अंतर ध्यान रखना। ये वोल्केनोस हमारे मोस्टली मैक्सिमम वोल्केनो आपको कहां देखने को मिलेंगे? सेम जैसे आपको था, मैक्सिमम वोल्केनो हमारे रिंग ऑफ फायर के रीजन में आते हैं। तभी आप लोग इंडोनेशिया के बारे में खूब पढ़ते हो कि इंडोनेशिया का ये फला फला आपका वोल्केनो, हम लोग हवाई आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, राइट? सो आपके रिंग ऑफ फायर का जो हिस्सा है, या ऐसे बोलो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो हमारी, वहीं पर आपको मैक्सिमम वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, ठीक है? चले, सो वोल्केनो के बारे में टाइप पर मैं आता हूं, पर उससे पहले दो तीन टर्म है जो अपने को यहां समझना है, जरूरी है, उसके बाद फिर आप आगे आराम से समझ जाओ। तो पहली चीज तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो वोल्केनो की ओपनिंग होती है, जहां से वोल्केनो हमारा निकलता है, राइट? अंदर मैग्मा भरा हुआ है, यहां से बाहर मैग्मा निकलने लगा, उसको रास्ता मिल गया। तो मेरे भाई जो आपका ओपनिंग है ना, ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, इसका नाम होता है वेंट। पहला टर्म जो आपने यहां सीखा वो है कि जो वेंट होता है वो नैरो ओपनिंग होता है वोल्केनो का। वेंट इज नैरो ओपनिंग ऑफ हमारे वोल्केनो वाला, ठीक है? अब जब इसी में हमारा एक्सप्लोजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो ये जो आपका हमारा वेंट है ये बहुत वाइड हो जाएगा ना, राइट? तो जब वेंट हमारा वाइड हो जाएगा, वाइड वेंट, राइट, तो उसको हम क्रेटर बोलने लगते हैं, उसका नाम हो जाता है क्रेटर। सो क्रेटर और वेंट में अंदर क्या है? वेंट आपका जहां से मैग्मा रास्ता पाकर बाहर निकलने लगता है, छोटा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं वेंट। बट जब वहां से खूब एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्टिव एकदम वोल्केनो हमारा हो जाता है, बड़ा हिस्सा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें। आगे आइए। सो वोल्केनो के हमारे कई टाइप हैं और हम कई प्रकार से उसको मेरे भाई हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक कैटेगरी होती है वोल्केनो की एज के हिसाब से कि भैया कौन सा वोल्केनो एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, उनके नेम पूछता है अपने एग्जाम में। एक कैटेगरी आपकी होती है उनके नेचर के ऊपर कि जब बाहर वो निकले तो वो लिक्विड फॉर्म में थे या बाहर निकलकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वही होता है। तो जरा मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, राइट? यहीं से ड्रॉ करके कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, फिर मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा उसमें जाकर कि हमारे टाइप्स क्या होते हैं वोल्केनो के। तो सबसे पहला टाइप मेरे भाई आपका होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड जैसे आप वॉरियर होता है ना, वॉरियर का शील्ड होता है, लड़ाई करते हैं, आपने शील्ड देखा होगा। तो शील्ड वोल्केनो का नाम शील्ड पड़ा कैसे? वहीं से पड़ा है। ये ऐसा वोल्केनो है जिसको आप देखोगे तो आपको शील्ड का शेप दिखेगा यहाँ पर, राइट?
तो शील्ड वोल्केनो आपके हमारे मोस्टली हवाई आइलैंड जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, हवाई आइलैंड में आपको ये फेमस मिलेंगे। हवाई आइलैंड में आपको ये खूब प्रेवलेंट मिलेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में दोस्त खास बात क्या होती है? ये पहली बात तो बने होते हैं बेसाल्ट के, जो कि एक प्रकार का लावा होता है। ये सारे मैं नोट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, मत समझना अच्छे से। दे आर मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ये बेसाल्ट के हमारे बने होते हैं। बेसाल्ट क्या है भैया? एक प्रकार का लावा होता है, अ टाइप ऑफ लावा। ऐसा लावा जो बहुत लिक्विड होता है। तो बेसाल्ट का मतलब जो चीज, इवन बेसाल्ट की अलग कैटेगरी में आपको बताऊंगा, ठीक है, राइट। बट जो हमारा शील्ड वोल्केनो होता है, ये प्रकार का बेसाल्ट जो कि बहुत फ्लूइड होता है, उससे मिलकर आपका दोस्त बना होता है। अब खुद सोचो, इमेजिन करो, यहाँ पर पंकज जी बैठे हैं ऊपर हाथ के ऊपर तो बैठे थे, वोल्केनो को बिठा दूं रहने दो, वरना एकेडमी दोनों लोग पहुंच जाओगे सीधे। चलो, अब मेरे भाई खुद मुझे बताओ, अगर कोई चीज, कोई वोल्केनो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो जब वो बाहर निकलेगा तो बिखर जाएगा ना। क्या वो आपका पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा ना। क्यों? अरे जब लिक्विड निकलेगा तो ऐसे बह जाएगा, लिक्विड निकलेगा तो बह जाएगा, लिक्विड निकलेगा बह जाएगा, तो वो ऐसे बाहर निकलकर ऐसा शेप ले लेता है, डोम शेप ऐसा, बाहर निकलकर वो ऐसा शेप ले लेगा। तो ये ज्यादा स्टीप नहीं बन पाते। इनके बारे में पॉइंट ये है कि दे आर नॉट स्टीप। स्टीप का मतलब समझते क्या होता है? स्टीप का मतलब होता है ये शेप, ये। अब ये शेप कब ले पाओगे? जब यहां से मान लो आपका लावा निकल रहा है और डिपोजिशन हो रहा है, लावा निकल रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तब जाके पहाड़ बनाओगे। और डिपॉजिट कब होगा? जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है हमारा मैग्मा या हमारा लावा, तो वो दूर दूर तक फैल जाएगा ना, तो उसमें ऊंचाई कम रहेगी। तो जो शील्ड वोल्केनो होते हैं, खास बात ये होती है कि ये स्टीप ज्यादा नहीं होते, इनकी हाइट कम होती है। ठीक, नेक्स्ट एक और चीज, ये पहले से एक्सप्लोसिव नहीं होते, लेकिन अगर इनकी ओपनिंग में पानी चला जाए, अगर इनकी ओपनिंग में, इनके वेंट में पानी इंटर कर जाता है, मतलब अगर इन वोल्केनोस में पानी मिल जाता है, तो फिर ये बहुत वायलेंट हो जाता है, गेट्स वायलेंट। एग्जाम में पूछ लेगा, जब बताओ कौन सा ऐसा आपका टाइप ऑफ वोल्केनो है जो तब वायलेंट होता है जब उसमें पानी मिल जाता है, राइट? दैट्स इट। तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि एक्सप्लोसिव हमारे हो जाते हैं अगर इसमें पानी आपका वेंट के अंदर चला जाएगा तो, वरना ये हमारे कम ही एक्सप्लोसिव होता है, राइट? और जब पानी इसमें जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जैसे आपका झरना होता है ना, जैसे आपका फाउंटेन होता है, वैसे इसमें से, कभी आपने देखा हो शायद यार, दिखा तो आपको, उसको हम बोलते हैं एक सिंडर कोन काइंड ऑफ, सिंडर कोन वोल्केनो फोटो या जिफ। एक सेकंड, अबे हर वोल्केनो ऐसे होता है। सिंडर कोन है यहाँ पर, चलो फोटो दिखाता हूँ आपको। नहीं दिखा, ये देखो, दिख रहा है? मतलब जैसे झरना बाहर फैलता है ना, वैसे देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, बाहर उड़ के निकल रहा है फाउंटेन की तरफ। तो इसकी खास बात क्या है कि जैसे झरना होता है, फाउंटेन होता है ना, वो बन जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने पॉइंट में लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारा है कि जब इसमें पानी गया, तो जो लावा होता है वो मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, और उसको फिर हम नाम देते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन वहां से जैसे फाउंटेन तरह से बाहर ऐसे फेंकता है, ऐसे बाहर फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। तो ये था हमारा शील्ड वोल्केनो। पहला टाइप ऑफ वोल्केनो आपने पढ़ा मेरे भाई, वो है हमारा शील्ड वोल्केनो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे हवाई के वोल्केनोस। ये बने होते हैं बेसाल्ट के, बेसाल्ट जो कि प्रकार का फ्लूइड रॉक होती है, राइट? तो जब इसे नॉर्मली हमारा वायलेंट नहीं होता, शांत होता है, लेकिन इसमें पानी चला जाए, बारिश का पानी हो, कैसा पानी हो, पानी एंटर कर जाता है, तो उसके बाद इसे ऐसे ही झरने की तरह बाहर ये लावा को फेंकता है, जिसको हम सेंटर कोन बोलते हैं। ये था हमारा शील्ड वोल्केनो। सेकंड टाइप, कंपोजिट वोल्केनो। इसमें क्या होता है भैया? तो ये थोड़ा भाई होता है इसका। इसकी खास बात यह है कि यहाँ जो लावा निकलता है वो कूल होता है थोड़ा सा, ये कूलर होता है एज कंपेयर टू शील्ड, राइट? ज्यादा चिपचिपा होता है, अगर आपको टच करोगे तो आपको बहुत विशस दिखेगा, बहुत चिपचिपा दिखता है, कभी टच करके देखना, ठीक है? यहाँ पर आपको कंपोजिट वोल्केनो में ज्यादा स्टीप दिखेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है एज कंपेयर टू हमारा कम लिक्विड होता है बेसिकली, सो मोर स्टीप। तो ये मेरे भाई जहां से निकलते हैं तो ये आपके ऐसे शेप ले लेंगे, राइट? पहाड़ ऐसे शेप में आपके बना देंगे, बस खत्म। ये है हमारे कंपोजिट वोल्केनो। इनके बारे में खास बात है कि ज्यादा स्टीप होंगे आपके एज कंपेयर टू शील्ड, आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे एज कंपेयर टू शील्ड, लिक्विड फॉर्म में उतने नहीं होते, कूल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू शील्ड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वोल्केनो हमारा कैल्ड्रा। कैल्ड्रा वोल्केनो का ही नाम, और इसकी खास बात ये है कि ये तुम्हारी तरह होता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, मोस्ट एक्सप्लोसिव हमारे वोल्केनोस होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो। इनकी खास बात ये है कि ये अपनी एक्सप्लोसिविटी को संभाल नहीं पाते, कंट्रोल ही नहीं हो पाता इनसे, राइट? तो ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब ये निकलते हैं, मान लो ये कोई जगह है जहां से हमारा कैल्ड्रा निकल रहा है, तो जब कैल्ड्रा बाहर निकलेगा ना, तो ये अपने ऊपर ही गिर जाते हैं, इतने एक्सप्लोसिव होते हैं, और गिरकर यहीं पर गड्ढा कर देंगे। इतने गर्म होते हैं, इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि गिरकर यहीं पर गड्ढा कर देते हैं, और उस गड्ढे में कोई पानी भर जाएगा, तो उसको हम कैल्ड्रा लेक बोल देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इसके ऊपर मैंने एक रील बनाई थी, कभी दिखाऊंगा आपको, दोबारा देखना। कैल्ड्रा हमारा एक और प्रकार का वोल्केनो होता है जो कि मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। इनकी खास बात ये है कि जब ये निकलते हैं, यहाँ से लावा निकलता है बाहर, तो ये अपने ऊपर ही गिर जाते हैं और गिरकर गड्ढा बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैल्ड्रा। मैं आपको कैल्ड्रा की फोटो दिखाता हूं, नीचे होगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो कैल्ड्रा, कैल्ड्रा लेक फिर हमारी, दिख रहा है? ये लेक कैसे नहीं होगी? यहाँ पे कभी वोल्केनो का eruption हुआ होगा, फिर वोल्केनो खुद में गिरकर गड्ढा कर दिया, इसी को हम बोलते हैं कैल्ड्रा लेक, ठीक? ये मेरे भाई आपकी हो गई कैल्ड्रा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा होता है फ्लड बेसाल्ट। फ्लड बेसाल्ट हमारा वोल्केनो, राइट? ये आपके सबसे ज्यादा फ्लूइड वोल्केनो होता है, हाईली फ्लूइड, मतलब शील्ड से भी ज्यादा फ्लूइड होते हैं। अब कोई वोल्केनो अगर बहुत फ्लूइड होगा तो सिंपल सी बात है, जो बाहर निकलेगा तो दूर तक फैल जाए, थाउजेंड्स किलोमीटर तक फैल जाएगा आपका। तो भारत में जो हमारा डेक्कन का ट्रैप है, डेक्कन प्लेटू में आपको पढ़ाऊंगा, भारत में डेक्कन के ट्रैप्स हमारे बने थे फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से ही, राइट? जो महाराष्ट्र का प्लेटू है भारत में, अब ये सब इंडियन ज्योग्राफी कहानी है कि प्लेटू कहाँ क्या है, वो मैं आपको वहां बताऊंगा, बट अभी बस इतना जान लो कि जो महाराष्ट्र का प्लेटू है, डेक्कन का ट्रैप है, वो हमारा बना था फ्लड बेसाल्ट के ही वोल्केनो से, दूर दूर तक फैल गया हमारा फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो। दैट्स इट। ये थे हमारे चारों टाइप के हमारे वोल्केनो। एक बार मैं समराइज कर दूं, ये एक कैटेगरी थी। अब एक कैटेगरी ये भी होती है कि भैया जी एक्टिव है, डोरमेंट है या क्या है, वहां बस आपको नाम पढ़ना होगा, लेकिन इस कैटेगरी में हम ये पढ़ते हैं नेचर कैसा है। तो मेजरली हमारे चार प्रकार के वोल्केनो है। पहला शील्ड, शील्ड वोल्केनो की खास बात ये है कि इस तरह से फ्लूइड होते हैं, नॉर्मली हमारे एक्सप्लोसिव नहीं होते, बट जब इसमें पानी जाएगा तो हाईली एक्सप्लोसिव होंगे कि बाहर फुहारे की तरह लावा को फेंक के मारेंगे, सिंडर कोन्स बोलते हैं उनको। फिर ये स्टिक कम होते हैं, बिकॉज़ फ्लूइड है, दूर तक फैलते हैं, इसलिए स्टिक यहां नहीं बन पाता आपका पहाड़ वगैरह, स्टिक नहीं बन पाती, बेसाल्ट के बने होते हैं। ये हमारे शील्ड वोल्केनो, हवाई जो हमारी जगह है वहां मैक्सिमम आपको शील्ड वोल्केनो देखने को मिलेगा। दूसरा कंपोजिट है,
ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू शील्ड, ज्यादा चिपचिपे होते हैं, ज्यादा हमारे सॉलिड फॉर्म में होंगे, इसीलिए आपके जो हमारे स्टीप ज्यादा होते हैं, इनमें ऊंचाई ज्यादा आपको मिलेगी आपके वोल्केनोज में। देन कैडरा आता है मोस्ट एक्सप्लोसिव, जो खुद के ऊपर गिर जाता है और गड्ढा कर देता है। नेक्स्ट हमारा फ्लड बसाल्ट, जो कि आपका हाईली फ्लूइड होता है, मोर देन शील्ड, दूर दूर तक फैल जाता है आपका और आपके हमारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। भारत में डेक्कन ट्रैप और महाराष्ट्र का प्लेटू जो है वो हमारा इसी का एग्जांपल है। दैट्स इट। अच्छे से क्लियर। मैंने गूगल बंद कर दो यार, और 10 बार कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज। दिव्यांशु तुमको भिजवा दूंगा मैं वहीं पर, ठीक है? तो टाइम चेंज नहीं हो गया, एक्सक्यूज को मैनेज करना भैया। नहीं, लव वेव और एल वेव अलग होती है, एल वेव आपकी सरफेस है। दिव्यांशु गौतम, अगली बार सुधर जाना, ठीक है? आप यहाँ लिख के आ रहे हो, शायरी तुमसे मैं करवा दूंगा, शायरी होगी ना तब तुमको बुलाया जाएगा। सर कितनी क्वांटिटी ऐसा कुछ गिवन नहीं है यार भाई कि कितना क्वांटिटी पानी डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अभिषेक यार वो ऑप्शन नहीं है दोस्तों उसमें यार, वो आप हाथ से कर लो उसको। हम्म, होता है यार, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट में कौन सी वेव ट्रैवल करती है? वो जो वेव आपने पढ़ा थी वो केवल आपके हमारे जो क्या बोलते हैं उसको यार, प्लेट वाले अर्थक्वेक है ना, उसके लिए थी। उसमें तो आपके नीचे से वेव आएगी। वो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो बाहर एक्सप्लोजन अभी हो जाए, तो भाई इतना बड़ा धमाका अगर होगा तो आप जमीन हिलेगी ना, वो भी अर्थक्वेक लगेगा। इस पर हर लाइन मैंने पढ़ाया है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, ठीक है? चलो, ये चीज ध्यान रखना, हमारे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज यहाँ हो गए। अच्छा जी, अब ये तीन टाइप आपके और थे कि हमारा एक्टिव कौन, डोर्मेंट कौन, एक्सटिंक्ट कौन। इवन दो टाइप भी है, एसिडिक और बेसिक आप पढ़ सकते हो। एक कैटेगरी भी होती है कि हमारे कौन से लावा एसिड है, कौन से हमारे बेसिक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना कि हमें लगता है केवल लावा बाहर आता है, बट बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, CO2, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? ऐश होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं पाइरोइलास्टिक मटेरियल। ये जो ऐश वगैरह को मिला के हम क्या बोलते हैं, पाइरोइलास्टिक मटेरियल, ठीक है? तो मतलब बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बहुत सारे रॉक्स निकलते हैं, ठीक। आइए, तो ये भाई आपका टाइप हो गया। अब सेकंड पार्ट, ये तो आपने देखा कि जो वोल्केनो के बाहर क्या हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगा वोल्केनो के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट कंफ्यूजिंग जो एरिया है, जहां लोग कंफ्यूज होते हैं, वो हमारे यही होता है। बट एक बार फोटोज देख लो यहाँ पर मेरे भाई, सिंडर ऐश कोन हमारा कैसे है यहाँ पर, राइट? यहाँ पे एक बार फोटोज देख सकते हो, कंपोजिट। अब यहाँ ध्यान से देखो, कंपोजिट वोल्केनो आपका कितना स्टीप है, देखो, राइट? शील्ड हमारा इतना स्टीप नहीं होता, ठीक। आइए, अब लेट मी ड्रॉ यहाँ पर कि बाहर का तो आपने देख लिया टाइप्स ऑफ वोल्केनो वगैरह, बट मेरे भाई अंदर चलते हैं अभी हम लोग कि जैसे अर्थक्वेक में हमने देखा कि शैडो जोन कहाँ पे क्या है, ऐसे ही मैग्मा जहां स्टोर होता है, कहां स्टोर होता है, जमीन के अंदर। वहां पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिनके अलग अलग नाम हैं, जहां से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, समझते हैं? तो मेरे भाई दो टाइप मैंने आप यहाँ पे लिखा गया है, एक तो हो गया एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। ये क्या होता है भाई? एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ बाहर, कि भैया बाहर कंपोजिट आपका वोल्केनो बन रहा है, शील्ड बन रहा है, कैल्डरा बन रहा है, क्या बन रहा है। ऐसे ही जमीन के अंदर इंट्रूसिव क्या बन रहा है, उस पर अपने यहाँ पर फोकस करें, ठीक। तो पहले चीज तो मैं आपको रॉक पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कि जो ये लावा बाहर आता है ना, जब ये लावा कूल डाउन हो जाएगा मेरे भाई, जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है, तो जो रॉक आपकी बचती है उसी को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक। अब इग्नियस रॉक हमारी कूल कहां हुई है, उस पर डिपेंड करेगी कि आप उसको वोल्केनिक रॉक बोलोगे या उसको प्लूटोनिक रॉक बोलोगे। एक हमारी होती है वोल्केनिक रॉक और दूसरी हमारी होती है प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। तो अगर आपकी रॉक हमारी क्रस्ट के अंदर कूल हो रही है, कूल्स इनसाइड या इन द क्रस्ट, तो उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। बट अगर वो सरफेस पर कूल हो रही है ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। ये क्या भैया पढ़ाया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बता देखो मेरे भाई, जो लावा आपका अंदर से बाहर आ रहा है वोल्केनिक एरप्शन के टाइम पर, जब वो कूल हो जाता है तो बन जाता है इग्नियस रॉक। अभी जो लावा आपका कूल हो रहा है, वो बाहर भी हो सकता है, कुछ अंदर भी हो सकते हैं आपके, जहां से आ रहा है लावा वहां भी कूल हो सकता है। तो अगर ये लावा कूल आपका सरफेस पर हो, तो ऐसी रॉक को हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक, राइट? कूल एट सरफेस। बट अगर मेरे भाई ये कूल आपका क्रस्ट में हो, मतलब अंदर हो, तो इसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। तो कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक हमारी ऐसी इग्नियस रॉक है, ऐसी रॉक है, ऐसा लावा है हमारा जो कूल डाउन होता है क्रस्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं। अब उसी क्रस्ट के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि जमीन के अंदर जहां मैग्मा हमारा बसा हुआ होता है, वहां पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारे बने होते हैं या क्या क्या आपका बना होता है, वहां मैं आपको लेकर चलने वाला हूं, ठीक है? आइए भैया, जरा मुझे डायग्राम बनाने दो, फिर आपको मस्त क्लियर हो जाएगा। अभी ये मान लिया जमीन के अंदर, यहां से मान लेते हैं वोल्केनो आपका निकल रहा है, ठीक बालक। Sorry। अब नीचे कोई एक जगह है, ये मैंने मान लिया, ये आपका कुछ वोल्केनो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बना रहा है, ठीक। जो बाहर निकल गया उसका नाम तो लावा हो गया, बट जो नहीं निकल पाए उनके नाम क्या होंगे, वही पढ़ाई हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। चलो, ये भैया काम समझ नहीं आया, आओ तो ये है सरफेस जमीन, ये जमीन के अंदर का नजारा है, ये पूरा मैग्मा भरा हुआ है अंदर। अब जो मैग्मा बाहर निकल गया, कहां से बाहर निकलेगा, वेंट से, ये मान लो वेंट है। जो मैग्मा वेंट या क्रेटर जो मैंने बोल लो, जो मैग्मा यहां से बाहर निकल गया, दैट मैग्मा इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज हमारा आपका लावा। बट अंदर जो हमारे मैग्मा डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप लेते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले आपका एक जगह है जहां पर सारे वो मैग्मा इकट्ठा है जो अब खत्म हो चुका है। अब आप खुद सोचो यार, ये आपके मैग्मा वगैरह करोड़ों साल से पड़े हुए हैं, लाखों हजारों साल से पड़े हुए हैं, तो मैग्मा का कुछ पोर्शन ऐसा होगा ना जो एकदम ठंडा होकर खत्म हो चुका होगा नीचे, राइट? उसी रीजन को हम बोलते हैं बैथोलिथ। सो बैथोलिथ क्या होता है, पहला पॉइंट, बैथोलिथ हमारा होता है वो कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा। सीधे क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ये एक लार्ज बॉडी होती है, बहुत बड़ी बॉडी, जो एकदम गहराई में, डीपर डेप्थ में जाकर एकदम नीचे, वहां पे ठंडी हो जाती है, ठीक। यही नहीं पता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना लैंडफॉर्म, तो आपको देखने को मिलेगा जब कभी इरोजन हो जाएगा, ये पूरा जमीन इरोड हो जाएगी, तो जो बैथोलिथ जो आपका कूल पोर्शन था ना, ये आपको बाहर दिखने लगता है, राइट? आपको बाहर दिखने लगेगी, मिट्टी मिट्टी बन जाएगा भाई, लावा ही तो है, रॉक बन जाएगा, आपको बाहर दिखने लगेगा, ठीक। सो बैथोलिथ हमारे वो होते हैं जो आपके हमारे कूल्ड पोर्शन होते हैं बेसिकली। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा में भाई जब आप आएंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक पाइप से कनेक्ट हुआ डोम शेप स्ट्रक्चर मिलता है, ध्यान देना पॉइंट, राइट? केवल बैथोलिथ आपका कूल है, बाकी ये सारे मैग्मा हॉट है,
राइट, जो ऊपर निकलने की तलाश में है, लेकिन इतना बड़ा ओपनिंग तो है नहीं कि पूरा मैग्मा बाहर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। तो अंदर अलग अलग शेप में रहते हैं, उनके अलग अलग नाम। तो मैग्मा का वो हिस्सा मेरे भाई जो पहली बात तो डोम शेप में होता है, डोम का गोलाई में होता है, डोम शेप होगा, और जो पाइप की तरह कनेक्ट होता है ऐसे, पाइप से, पाइप लाइक कंडुइट बोलो या पाइप से बेसिकली कनेक्ट होता है नीचे से, इसको हम बोलते हैं क्या, डोम शेप। एक और चीज, जैसे बाहर आपका कंपोजिट वोल्केनो स्टीप होता है, वैसे अंदर आपका हमारा ये होता है स्टीप। तो ये एकदम दिखता है, रिजेंबल करता है कंपोजिट वोल्केनो को। एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा पार्ट है हमारे जमीन के अंदर के वोल्केनो का जो रिजेंबल करता है या दिखता है हमारे कंपोजिट वोल्केनो की तरह, वो है हमारा ये। अब इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम ध्यान सुनना, लैकोलिथ है। इसका नाम है लैकोलिथ, LACOLITH। दिस इज हमारा लैकोलिथ। इस चीज को प्लीज ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट यहां ध्यान रखेंगे कि एक आपका यहां दिखेगा जो आपको हमारा कॉनकेव टू स्काई बॉडी दिखेगा। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको ये ऐसे ऊपर आसमान की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, आसमान की तरफ आपको ऐसे उठा हुआ दिखेगा, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव टू स्काई बॉडी, इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव टू स्काई बॉडी। अब इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है लैपोलिथ। दोनों के स्पेलिंग अंतर है, ध्यान रखिएगा। दिस इज लैपोलिथ। सो लैपोलिथ में क्या होता है, आपका शेप ऐसा होता है, कॉनकेव टू स्काई बॉडी आपका होता है सॉसर शेप, इसको बोलते हैं, ठीक है। इस शेप का नाम होता है सॉसर शेप। तो सॉसर शेप का मतलब ऐसे कॉनकेव की तरह होता है, ऊपर दिखता हुआ, इसका नाम लैपोलिथ। ये सारे स्ट्रक्चर कहां से बने पता है, मैग्मा आपका बना रहा है। पूरी कहानी इस चीज की है कि जो मैग्मा बाहर आ गया उसका नाम लावा, बाहर निकल कर वो बनाएगा कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, बेसाल्ट वोल्केनो। लेकिन जो मैग्मा जमीन के अंदर रह गए हैं वो भी तो कुछ ना कुछ शेप में होते होंगे ना, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैग्मा का वो हिस्सा जो कूल हो चुका है उसका नाम बैथोलिथ है। मैग्मा का वो हिस्सा जो आपका एक डोम शेप में होता है, पाइप से कनेक्टेड होता है, उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं। मैग्मा का वो हिस्सा जो ऐसे सॉसर शेप में होता है, नीचे इकट्ठा कॉनकेव की तरह होता है, उसको हम लैपोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका ओके। उसके बाद मेरे भाई आपकी जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारे ऊंच खाल होंगे, ऐसे पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होंगे, राइट। पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर होंगे, इनको हम बोलते हैं सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन। इनको हम क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन। जैसे कहीं पर अगर से पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखे तो जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, इस हिस्से को बोला जाता है एंटीक्लाइन। और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सिनक्लाइन। ठीक, सो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। सो मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो आपका मैग्मा अब जमीन के अंदर उछाल दिया होगा, जो मैग्मा यहां जमा हो जाता है या यहां जमा हो जाता है, मतलब कीवर्ड देखो, ऐसा मैग्मा जो आपके सिनक्लाइन या एंटीक्लाइन पर जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं फैकोलिथ। उसका नाम क्या है, फैकोलिथ। आपने चार पढ़ दिए, फैकोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ और बैथोलिथ। अब तो आसान है। अब जो मैग्मा आपके ऐसे वर्टिकल शेप ले लेते हैं इनका नाम होता है डाइक। जो मैग्मा आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप ले लेते हैं इनका नाम होता है सिल, या फिर इनको आप शीट के नाम से भी जानते हो। इनको आप सिल बोलो या शीट बोलो। अगर वो थिन है तो उसका नाम शीट होता है, अगर वो थिक है तो उसका नाम सिल होता है। अगर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल मैग्मा है थिक हो जाए तो उसका नाम सिल होता है, अगर वो थिन ही रहता है, पतला रहता है तो उसका नाम शीट होता है। डाइक हमारे क्या होते हैं, डाइक आपके वर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं। दैट्स इट, खत्म। अब लेट मी समराइज पूरा अच्छे से, फिर आप बताना, मुझे कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, खुद बनाना, ठीक है, बैठ के। तो मेरे भाई मैं आपको घुमाने आज कई जगह ले गया, वोल्केनो पहले हम लोगों ने देखा, फिर हमने देखा अभी यहाँ पर वोल्केनो के बारे में। तो वोल्केनो बाहर निकल जाता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, वो तो हमने पढ़ लिया। बट वोल्केनो के जमीन के अंदर भी अलग अलग शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में क्या सर। तो पहले मैं जमीन के अंदर आपको लेके गया, मैंने आपको बताया वो मैग्मा का पोर्शन जो ठंडा हो चुका है, कूल्ड पोर्शन, उसको हम कहते हैं बैथोलिथ। ठीक, दूसरा वो डोम शेप स्ट्रक्चर जो पाइप से कनेक्टेड होता है, जैसे कंपोजिट वोल्केनो बाहर बनता है वैसे ही जमीन के अंदर बना होता है, उसको हम कहते हैं लैकोलिथ, CSE। वो स्ट्रक्चर जो सॉसर शेप में होता है या कॉनकेव का होता है उसको हम लैपो बोलते हैं, P लैपो। वो स्ट्रक्चर जमीन के अंदर ऊबड़ खाबड़ जमीन भी होगी, राइट। तो वहां पर जो मैग्मा आपके सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन पर जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं फैकोलिथ। और उसके बाद जो अंदर जमीन के अंदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं डाइक और सिल। दैट्स इट, मजा आया, बिल्कुल यूजफुल भी होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो मैग्मा की हमारी मिट्टी रॉक निकल कर आती है हाईली फर्टाइल होती है, हाईली फर्टाइल। सचिन यार एक ही बार लिखा करो यार, इतनी बार कॉपी पेस्ट क्यों कर देते हो भाई, यूट्यूब क्यों बना लेते हो उसको, दिख जाता है मुझे एक बार में। भैया आई थिंक शीट थिक होता है, शीट थिक थिक होता है, ऐसा कह रहे हो, कौन हो आप, अच्छा देख लेते हैं भाई आप क्या कह रहे हैं। कैसे सर्च करूं इसको, रुको। एक भाई साहब कह रहे हैं कि जो शीट होता है वो हमारा थिक होता है। ओके, लेट्स डू दिस। चैप्टर नंबर कौन सा है, थर्ड, थर्ड में है, फोर्थ, थर्ड में शायद, पैराग्राफ के शायद लास्ट लाइन में लिखा होगा, द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट्स। थिक को बोलते हैं सिल, थिनर को कहते हैं शीट, थिनर को कहते हैं शीट। ओके भैया, चलो भैया बसाल्ट तो रॉक, तो हाँ तो रॉकी तो है बिल्कुल यार, ये रॉकी तो है सारे जो आपके मैग्मा से बाहर निकल रहे हैं, रॉकी तो बनेंगे आपके। एक नंबर हो गया, चलो बढ़िया, ओके। सो मजा आ गया। अब कोई तो आएगा जो पूछेगा भैया ये याद कैसे होगा कोई आएगा मुझे पता है, राइट, याद कैसे होगा। तो सपने तो भाई देख लिए हैं आपने, अफसर बनने के, याद तो करना पड़ेगा दोस्त। अपने ड्रॉ में क्यों कर रहा हूं, मुझे बात बताओ, मैं इसको कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं इसको आपको सीधे ऐसे लिखा पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ ना? ये इतना ड्रॉ करने का मकसद क्या होता है, ये सेम चीज आप भी रिपीट करोगे, और जब वो करने लगोगे जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप ये। लेकिन आप करते नहीं हो भाई, प्लीज याद करो, ठीक है। चलिए, तो ये थे मेरे भाई आपके इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स हमारे कौन से हैं, बाहर तो आप देख लेते हो भैया क्रेटर वगैरह क्या है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखाई। दैट्स इट, ये था हमारा वोल्केनो, ये था हमारा अर्थक्वेक। लेकिन एक बार दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर है। भैया हम इंग्लिश में नॉट और नो का यूज करते हैं, मैं आपसे बोलूंगा सरोज जी आज आप नहाए हो, आप क्या बोलोगे, नॉट सर नहीं बोलोगे, नो सर बोलो।
अनुज जी, मैं अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ दोस्त। डेफिनेटली लव वेव भी आपकी सरफेस वेव भी होती है, सरफेस पर होती है। डाउट लिख दिया करो आदित्य भैया इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउट। ओके भैया, क्वेश्चन था व्हिच वोल्केनो इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लावा। ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा वोल्केनो फॉर्म होता है लावा के डिपोजिशन से? क्वेश्चन क्या था दोस्त? मैग्मा के डिपोजिशन से सारे आपके वोल्केनोस फॉर्म होते हैं, लावा बाहर निकल आता है। ठीक है, डेट लाइन का रिपीट कर दूं, अभी तो वक्त नहीं है भाई, अब मैं आपको टेस्ट भेजने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। वैसे तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बट यार बैथोलिथ को रिपीट कर दूं। बैथोलिथ आपका कूल पोर्शन होता है जो आपके जमीन के अंदर होता है। सर रिकॉर्डिंग में पॉज का ऑप्शन दे दूं? है भैया, तुम उसको फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है, साइड में आपको पॉज का ऑप्शन आ जाएगा। आगे समझ में, ये भी खुद बनाना, ठीक है यार। मैंने तो यहाँ ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर आप खुद बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। भैया कन्वर्जन प्लेट्स के अराउंड वोल्केनोस मिलते हैं तो हिमालयस में कुनाल वो स्टिल फॉर्मेशन में है ना आपका यार अभी। अब जहां पर सोचो, जहां पर 4-4 5-5 प्लेट मिल रही हैं, वहां पर ज्यादा आपका सेडिमेंट्स होगा, ज्यादा चीजें अंदर दबी होंगी, इसलिए वहां ज्यादा वोल्केनोस आपको देखने को मिलता है। ठीक। अभिषेक कुमार उपाध्याय, अनम्यूट करो जरा। कहां से हो भैया? अंदर हमें पता कैसे करा? साइंटिस्ट कह रहे हैं दर्शन जी, वो जो हमने देखा था ना इंटीरियर के बारे में हम जान रहे हैं, मेट्रोइड्स का यूज कर रहे हैं, बाकी चीजों का यूज कर रहे हैं, उसमें हमने यही पढ़ा है। अभिषेक कुमार उपाध्याय करो। हेलो। क्या डाउट है सर हेलो आपका? क्या डाउट है भैया आपका? सर, ये सर यही कि सर डर लग रहा है कि होगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि अगर सर अभी अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अपने ग्रेजुएशन के, और जस्ट मैंने 12th का जो एनडीए दिया था सर, 2 अटेम्प्ट दिया, पूरा कंप्लीटली तैयारी करने के बावजूद फिर भी नहीं हो रहा सर, मेरा रिटर्न नहीं निकला। हम्म, ये ओके। सर। आज दिन में क्या पढ़ा आपने? सर रिवाइज किया जो कल आप पढ़ाए थे, और इंग्लिश रीडिंग करता हूँ। रिवाइज क्या किया आपने? हाँ सर। क्या रिवाइज किया? सर इंग्लिश में जैसे आपने कल क्वेश्चन कराए थे वो देखे, और ये इंग्लिश बताओ, में ये सब बिहार रिवाइज। बिहार कौन से जोन में आता है? हाँ सर। कल मैंने आपको जोनल काउंसिल पढ़ाया था ना, हाँ, बिहार कौन से जोन में आता है? सेंट्रल में आता है सर। सेंट्रल में आता है। अच्छा, सर ये जोनल काउंसिल आपके कंस्टिट्यूशन बॉडी होते हैं या स्टेचुरी होता है? सर स्टेशनरी होता है कैसे? सर, क्योंकि ये बस एडवाइस करते हैं, ताकि एक तरह से बताते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है उतना, कि नहीं बस बताते हैं कि नहीं, स्टेचुरी का बताने से समझ नहीं है। स्टेचुरी का मतलब ये होता है कि आपने पार्लियामेंट से पास करके बनाया है, ठीक है, वो मतलब होता है स्टेचुरी। ये ये हाँ, और दूसरा में भाई, डाउट होगा नहीं होगा वो हर दिन आप फेस करोगे, ठीक है। किसी को अच्छी पढ़ाई होगी, दैट डे यू विल फील वेरी मच फ्रेंड। किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई, उस दिन पढ़ाई नहीं हुई, उस दिन बहुत। तो इतने यार कभी भी आप, कोई भी आपका सफर होगा ऐसा, हमेशा कोई भी मार्केट या कोई भी ग्राफ ऐसा सीधे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे आओगे, ऐसे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक, हमेशा ये होगा। ओके, चलो गॉट दिस। ये सर। ओके, मुझे सुधर जाओ, समझ नहीं आया, समझ सुन के अच्छा लगा। अगर ये समझ नहीं पा रहे हो तो मेरे भैया फिर तो क्या बोलूं। मृत्युंजय मिश्रा जरा करो। हाँ, टेस्ट दे रहा हूं, रुको, टेस्ट दे रहा हूं। मृत्युंजय मिश्रा जरा करिए, सुपर 30 के बारे में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीक। भैया हेलो ज्योग्राफी सर। कहीं नहीं पढ़ा, लव यू, थैंक यू सो मच यार। हाँ मृत्युंजय जी, क्या लिख रहे हैं आप? सर वो बहुत लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, 200 वर्ड 300 वर्ड, अच्छा, तो डाउट रहेगा वो तो कर ही नहीं ओके पाएगा। इसलिए ओके लिखते सब लोग बदले कॉपी पेस्ट मत करो। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ आया। ओके गॉट दिस। एक में लिखा है टू मच इन्फॉर्मेशन। मेरे भाई सबसे कम इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक में, राइट, और इस शॉर्ट तरीके से। अगर ये आपको टू मच लग रहा है, तुम लोग भाई क्या मतलब यार, अरे कैसे स्कूल कॉलेज पास आउट हो गया यार, टू मच इन्फॉर्मेशन, टॉपिक मत पढ़ो इससे अच्छा। ठीक है, चलो भाई रिवाइज करना, ठीक है। अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म दोस्त, जिसमें आपके होंगे 15 ही क्वेश्चन है आज ज्योग्राफी के। 2 क्वेश्चन रखे हैं आपके 1 पेजर के, राइट। कल दिन में आप रिवाइज करेंगे, वीकेंड आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। रिवीजन का मैंने आपको पढ़ाया है। कल इवनिंग में आपका टेस्ट है गूगल फॉर्म, 8 बजे मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। उसके बाद फिर मिलते हैं मंडे को। चलो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वेट कृपया। और जिस लेवल की आप ज्योग्राफी मेरे भाई पढ़ रहे हो ना, फॉरगेट दिस, आप हर पेपर में अच्छा करो। एक भाई साहब मुझे भेजे हैं कि 103 डिग्री बताया है शैडो जोन, आपने 103 बताया है, शैडो जोन एनसीईआरटी में 105 है। इन गधे भाई साहब को ये समझ नहीं आया कि वहां मैंने ये भी बोला था कि कुछ बुक्स में आपको 105 मिलेगा, कुछ में 100 आगे मिलेगा। सो गए थे शायद हिमांशु जी आप, है ना, दोबारा सुनिएगा। ऐसी ऐसी बातें भेजते हो यार। चलो मैं आपको लिंक, एक बार मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको अपना सेटअप याद हो चुका है, आप डायरेक्ट इस लिंक से जाकर गूगल फॉर्म दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। टोटल टाइम आज आपको कितना मिलेगा, क्योंकि केवल 15 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, आई वांट केवल 9 मिनट्स, 9 मिनट मैं आपको दूंगा बस। अभी टाइम आपका शुरू नहीं हुआ है, टाइम शुरू होगा 9:41, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज वेट करें। प्लीज चेक योर ग्रुप नाउ। आपके ग्रुप में लिंक बस पहुंच ही रही है, 30 सेकंड में आपको ग्रुप में लिंक दिखने लगेगी। 13 मिनट लिखा हुआ है उधर, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले कर लोगे। चलो स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो नया लगे उसको नोट कर लेना। स्टार्ट, ऑल द बेस्ट एंड